हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो गया? ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा है। ब्रांच फंक्शन नहीं है। ब्रांच फंक्शन है कि नहीं? एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? सुब्रजीत देखो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर और 3x, x लेस देन इक्वल टू 3 और 3 लेस देन इक्वल टू, आगे क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना आता है तो फिर ग्राफ से क्यों नहीं कर पा रहे हो? फंक्शन चेक करना है या नहीं, कैसे हम चेक कर पाएंगे? ग्राफ से इतना तो इसलिए बताया है, इतना सब कुछ बताया है। ब्रांच फंक्शन है, ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। पहला वाला ग्राफ क्या होगा देखो, तो पहला वाला ग्राफ क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूँ 0 से 3 के बीच में। ठीक है, तो ये मान लो मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 0 से 3 के बीच में। ठीक है, और 3 से 10 के बीच में क्या है हमारा, y इक्वल टू 3x है ना। तो 3 से 10 के बीच में देखो x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू कोई 3 पे आपसे पूछे कि x इक्वल टू 3 पे कितनी वैल्यू होगी तो क्या बताओगे? सुब्रजीत बताओ, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी बताओगे? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी होगी? अरे वैल्यू कितना होगा? वो एक वैल्यू तो होगा ही। वैल्यू क्या होगा? मतलब x इक्वल टू 3 पे वैल्यू पूछता है, क्या बताओगे? 9 बताओगे, है कि नहीं? अब वो 9 तुमने किससे निकाला ये बताओ मुझे। 9 तुमने किससे निकाला? ऊपर वाले फंक्शन से निकाला या नीचे वाले फंक्शन से निकाला? बताओ। ऊपर वाले फंक्शन से निकाला या नीचे वाले फंक्शन से निकाला? कहां से निकाला? सुब्रजीत ऊपर वाले से। अगर नीचे वाले से निकालते तो क्या कोई प्रॉब्लम होता? नीचे वाले से निकाल सकते हैं या नहीं ये बताओ। नीचे वाले से निकाल सकते हैं या नहीं ये मुझे बताओ। निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पे भी लगा हुआ है कि नहीं? इक्वल टू का साइन देखो यहां पे भी लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन ऊपर भी लगा हुआ है ना। तो यहां भी है और यहां भी है, तो आप दोनों में से किसी भी जगह पे पुट कर सकते हो। आपने x की वैल्यू 3 ऊपर वाले फंक्शन में पुट किया तो आपको 9 मिल गया। किसी ने अगर यहां पे भी, यहां अगर इस वाले फंक्शन में पुट किया होता तो भी वैल्यू कितनी आती? 9 नहीं आती, है कि नहीं? तो फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सिर्फ इसकी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसने यहां पे भी लगा रखा है, यहां पे भी लगा रखा है ना। तो आप दोनों में से कहीं से भी वैल्यू निकालो, दोनों पे हमें सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, और ये ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा? चेक कर पाओगे या नहीं? चेक कर पाओगे या नहीं? चेक कर पाएंगे? चेक कर पाओगे? इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है gx वाला फंक्शन। ठीक है, gx वाला फंक्शन देखो क्या आ रहा है, तो gx वाला फंक्शन आपका सेम टाइप का फंक्शन है, बस उसने इंटरवल चेंज कर दिया है। ठीक है, और इंटरवल में उसने देखो क्या डिफाइन किया है। इंटरवल की अगर बात करोगे तो ऐसा कुछ आपका फंक्शन बन रहा होगा। ठीक ना, इंटरवल में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा होगा। तो यहां पर मैं 10 एज्यूम कर लेता हूं। अब देखो दूसरा जो हमारा gx फंक्शन डिफाइन किया है उसने, gx जो उसने रिलेशन डिफाइन किया वो इस टाइप का डिफाइन किया है, सेम वही फंक्शन है, और उसने अब इंटरवल 2 कर दिया। ठीक है, 0 से 2 और 2 से 10 तक, और इसने इक्वल टू का साइन दोनों पॉइंट पे लगाया। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे x की वैल्यू, x इक्वल टू 2 की वैल्यू पूछता है ना, x g ऑफ 2 की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे?
तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो यहां से आपको 4 मिलेगा और यहां से आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो देखो एक ही पॉइंट पे आपको यहां पे दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। और यहां पे आपके पास ये जो कर्व है वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको याद है, वर्टिकल लाइन आप कहीं पे भी प्लॉट करोगे हमेशा कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये वाला पार्ट तो क्या है फंक्शन है ना। लेकिन इस वाले पार्ट में देखो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे पुट करोगे वर्टिकल लाइन तो देखो आपको एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू मिल रही है। तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और ये चीज आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, इस टाइप का कितने क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है, समझ में आ गया। फंक्शन ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है या इस टाइप का ब्रांच फंक्शन है तो ब्रांच फंक्शन तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ब्रांच फंक्शन इतना कर्व हमने ब्रांच फंक्शन में प्लॉट करके देखा है, हो जाएगा, समझ में आ गया सुब्रजीत, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा मेथड। और कौन सा मेथड ट्राई किया और कौन सा मेथड है तुम्हारे पास, और कौन सा मेथड है, यही एक मेथड है और कोई मेथड ही नहीं। या तो तुम ग्राफ से करो या डायरेक्टली तुम डोमेन वैल्यू पुट करके आप चेक करो, तो दो ही तो मेथड है। और कौन सा मेथड में तुम जा रहे थे, हर एक रास्ता तो क्लियर करके बना हुआ है। डोमेन निकालना है तो क्या करना है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो पहला काम आपको यही करना है कि ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप ग्राफ प्लॉट करने से आपका मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन क्या होता है, काफी इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप ग्राफ किसी फंक्शन का प्लॉट कर पाते हो तो आपका 90% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो 10% है वो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें ट्राई करना है कि अगर ग्राफ प्लॉट हो जाए तो प्लॉट कर लेंगे। अगर ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरे डायरेक्शन में सोचने का स्टार्ट करेंगे कि इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर इसको कैसे करें, है ना। तो यही चीज हमें रेंज वाले पार्ट में भी देखना है। तो आज हम लोग रेंज स्टार्ट कर रहे हैं, रेंज ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको रेंज में मैंने बताया था कि जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन का अगर हमें ग्राफ पता हो तब तो हम डोमेन रेंज इजीली बता पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हमें रेंज पता नहीं हो, सॉरी ग्राफ पता नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे, उस वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन में क्या था कि हमें ग्राफ पता नहीं था, बस हम फंक्शन को देख के उसके एक्सप्रेशन को देख के हम उसका डोमेन निकाल पा रहे थे। उसी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि रेंज में भी हम ये चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे करते हैं रेंज के लिए। तो रेंज समझने से पहले हम लोग कुछ टाइप के फंक्शंस को समझते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस फंक्शन का हेल्प लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखते हैं, और पॉजिटिव फंक्शंस बोलने से अच्छा है कि मैं एक्सप्रेशन बोलूं, ठीक है। तो कुछ कुछ जितने भी हम टाइप के हमने ग्राफ पढ़े हैं उन सब ग्राफ में कौन कौन सा फंक्शन एब्सोल्युटली पॉजिटिव होता है ना। एटलीस्ट हम वो चीज हमारे ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीजें हमारे पास आती है तो आप उससे हमें रेंज कैलकुलेट करने में काफी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन था हमारे पास। पहला फंक्शन था मॉड एक्स, है ना। तो आपको याद होगा कि मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। याद है आपको ग्राफ, ये हमारा मॉड एक्स होता है ना। तो देखो मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो मॉड एक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको पता होगा ऑलरेडी। दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। थर्ड है, थर्ड टाइप का है जो हमारे पास फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ध्यान देना।
और रूट के अंदर का टर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक ना। एक्स रूट के अंदर की चीज डोमेन निकालने के लिए यूज करेंगे, है ना। ये चीज हमने डोमेन में सीखा था कि इसके अंदर कुछ टर्म हो तो उसको हम डोमेन में पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो टर्म होता है, ये टर्म अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक ना। ये टर्म क्या होता है, अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ऐसे ही हमने एक और टाइप का फंक्शन आपको याद होगा, किया होगा, कौन सा फंक्शन था, एक और याद आ रहा है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखो मॉड एक्स में, अगर आप मॉड एक्स के रेंज की बात करोगे तो मॉड एक्स का रेंज एक्चुअली में कहां से कहां तक होता है, जीरो से इंफिनिटी होता है, याद होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो ये जीरो टू इंफिनिटी होता है। एक्स स्क्वायर का भी होता है क्या, जीरो टू इंफिनिटी। ई टू दी पावर एक्स का भी क्या क्या होता है, जीरो टू इंफिनिटी। रूट एक्स का भी क्या होता है, जीरो टू इंफिनिटी। इसका क्या होता है, जीरो टू वन, है ना। तो इस वाले अभी तक देखो जितने भी ये सब सारे फंक्शन है, इन सब में हमें सिर्फ लोअर लिमिट की वैल्यू पता है ना। अपर लिमिट पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये कर्व आगे इसी टाइप से बढ़ता जाता है तो हम अपर लिमिट इसका नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए हमने लोअर लिमिट इन सब का फिक्स कर दिया है ना। और लोअर लिमिट हमने कहां पे फिक्स किया है, जीरो पे फिक्स किया है ना। क्यों फिक्स किया है, क्योंकि ये सब चीज जीरो से, ये सब जितने भी क्वांटिटी हमने लिखे हुए हैं ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्लियर है। ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और अगर कभी आपको किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को, आपने 10th में ये चीज पढ़ा होगा या बचपन में 1 से लेके 10 तक में कभी ये चीज पढ़ा होगा कि हम नेगेटिव क्वांटिटी को कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं करते हैं, है ना। और इक्वल अगर करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अगर कोई आपसे ये पूछे, कोई आपसे ये पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू -2, क्या होगा सॉल्यूशन इसका। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो आप क्या बताओगे। अगर कोई भी ये पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो आप क्या बताओगे, बताओ। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, e टू द पावर x इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। समझ में आ रहा है सबको क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 क्या होगा सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है सबको। डज नॉट डिफाइन नहीं, नो सॉल्यूशन। डिफाइन क्यों नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है ना। डज नॉट डिफाइन अलग चीज होता है और नो सॉल्यूशन बोलना अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सब कुछ रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी ऐसे भी इक्वल नहीं होता है कि नहीं। 10th में और इसके पहले के क्लास में हमने यही बेसिक चीज तो सीखी थी। अब ये चीज हमें फंक्शन के टर्म में समझ में आनी चाहिए, है ना। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपको ये फंक्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन तो एक्चुअली में पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा। ये जो फंक्शन होता है ये तो पॉजिटिव नंबर होता है ना। तो अब आपको पॉजिटिव नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा, अब आपको सब कुछ फंक्शन के टर्म्स में दिखाई पड़ेगा, है ना। तो आप जितना जल्दी इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाओगे, जितना जल्दी आप इस चीज को समझ पाओगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आपका आंसर उतना जल्दी निकल के आएगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या एक्चुअली में, ये सब सॉल्यूशन हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी इन सब क्वेश्चन में आपको टाइम ही नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव क्वांटिटी की, जो हमने कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स है जो पॉजिटिव होता है, तो हमने उस वाले पार्ट के लिए ये पढ़ लिया, क्लियर है यहां तक।
अब हम आते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे। ठीक है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो हमें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी हमें रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली आपके पास साइन और कॉस का पता होना चाहिए, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ही, है ना, तो उस वाले पार्ट पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं। साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स, है ना, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स। और साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, याद होगा आपको। और कॉस एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, 1 से -1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, हम फंक्शन की बात नहीं, हम अभी डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, है ना, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसका क्या होता है और यही इसका क्या होता है, रेंज होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर कोई आपसे रेंज पूछता है तो दोनों के केस में रेंज कितना होता है, -1 to 1 ही होता है ना। तो बाकी कुछ फंक्शन, ये सब कुछ बेसिक फंक्शन है जिसका हमें डोमेन तो खैर आपको निकालना अब आ गया अच्छे से, है ना। रेंज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और ये सब फंक्शन हम बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है ना। यानी ये फंक्शन क्या है, अपने आप में बाउंडेड है ना, ये क्या है, बाउंडेड है। ये फंक्शन लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। इस वाले फंक्शन में देखो हर एक फंक्शन का हमें एक लोअर बाउंड पता है ना। लोअर बाउंड मतलब कि ये यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो हमें ये सब फंक्शन को हम इसलिए बेसिकली पढ़ रहे हैं कि इन सारे फंक्शन में आपको क्या है कि एक बेसिक चीजें आपको पता है कि ये सब क्या है, इसका एक बाउंड हमारे पास है। ठीक है, और अगर किसी चीज का बाउंड आपके पास होता है तो उस फंक्शन का रेंज निकालने में वो हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे हेल्प होता है उस चीज को हम थोड़ा सा अब समझते हैं। ठीक है, तो देखो रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड से रेंज नहीं निकलता है। जैसे हमने डोमेन के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए पढ़ा था, वैसे ही रेंज भी क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीका और या अलग अलग मेथड निकलता है। आगे चल के जब आप कुछ और टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको डोमेन और रेंज निकालने का और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं ताकि हम एनसीईआरटी या शीट्स के क्वेश्चन वगैरह हम इजीली अच्छे से कर सके। ठीक है, तो हम इस चीज को मैक्सिमम टाइम पे एग्जांपल के थ्रू ही समझने का ट्राई करेंगे कि एग्जांपल में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो लिख लो। अब क्योंकि आपको डोमेन भी पता है तो मैं डोमेन और रेंज दोनों एक साथ कैलकुलेट करूंगा। फाइंड डोमेन ऑन रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज अगर हमें निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ताकि आप एक एक एग्जाम्पल देखते जाओ। मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू x² + 1 है। ठीक है, y इक्वल टू x² + 1 का आपको ग्राफ ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्योंकि ग्राफ पता है इसका डोमेन रेंज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारे पास वो है ही, लेकिन हम चाह रहे हैं कि विदाउट हम ग्राफ प्लॉट किए हुए इसका रेंज और डोमेन कैलकुलेट करें। तो डोमेन तो आपको दिख रहा है कि इसका डोमेन हम क्या बोल पाएंगे, है ना। इधर मैं डोमेन एंड रेंज एक साथ लिख रहा हूं। तो डोमेन तो आपको दिख रहा है कि डोमेन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन हम क्या बोल पाएंगे, r। ठीक है, अब देखो रेंज जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीज पता है कि इस वाले पार्ट में देखो क्या है, एक x² है और एक 1 का टर्म है। ठीक है, और रेंज एक्चुअली में कहां पे लाई करता है, रेंज अगर कोई पूछता है ना, रेंज अगर कोई पूछता है तो हमें एक्चुअली में क्या बताना पड़ता है, इंटरवल ऑफ y बताना पड़ता है ना। और अगर कोई डोमेन पूछता है तो हमें क्या बताना पड़ता है, इंटरवल ऑफ x बताना पड़ता है ना। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले एस्टेब्लिश किया हुआ है, ये सब चीज हमने सीखा है। तो यानी अगर रेंज बताना है तो हमें y की वैल्यू पे कंसीडर करनी है कि y को हम कहां से कहां तक बताएं। ठीक है, इस वाले फंक्शन में देखो हमें इस वाले फंक्शन के बारे में नहीं पता, ग्राफ ऑलरेडी हमें पता है तो हम बता ही सकते हैं। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप ग्राफ को होल्ड पे रखो ठीक है, तो हमें यह नहीं पता कि यह फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है।
ठीक है, लेकिन हमें इस वाले फंक्शन के बारे में पता है, एक्स स्क्वायर के बारे में पता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का हमें लोअर बाउंड पता है ना। आपको यह पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। और ये चीज हमने कहां पे एस्टेब्लिश किया था, ये चीज हमने यहां पे बनाया है। देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ये चीज हमने पॉजिटिव वाले पार्ट में ये सब फंक्शन को लिख लिया था। क्यों, क्योंकि इसका एक लोअर बाउंड हमारे पास है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का लोअर बाउंड आपको पता हो तो आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा क्योंकि ये चीज हमें पता थी। अब देखो लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का तो रेंज निकालना नहीं है, हमें किसका रेंज निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का निकालना है। तो हम यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जनरेट करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ही किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो रेंज आप कितना बता पाओगे, 1 टू इंफिनिटी। सबको क्लियर हुआ क्या किया मैंने, है ना, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू का लोअर लिमिट पता था तो उसको मैंने यूज करके y पे लिमिट अपना कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो रेंज हम यहां से क्या बताएंगे इस वाले फंक्शन का, 1 टू इंफिनिटी। और आपको ग्राफ से भी ऑलरेडी पता होगा इसका ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, ये कहां से जाता है, 1 से आगे जाता है, तो आप प्लॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं भी ग्राफ वाले पार्ट को डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सबको क्लियर है ये चीज कैसे किया मैंने, यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मान लो सेकंड क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3। आगे अभी और सारा क्वेश्चन आएगा प्रिजा, तो देखते जाओ, सेम टाइप के क्वेश्चन हम ये और कर रहे हैं, है ना। तो बस हमें ये देखना है कि कौन से फंक्शन का हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट ऐसा कुछ पता है। ठीक है, पता होगा तो बस हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी लिया, 2x स्क्वायर प्लस 1। डोमेन तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि रियल नंबर होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन वाले पार्ट का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। फिर हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, हमें इसका रेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेंज तो y की वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन हम डायरेक्टली इसका y नहीं बता सकते, लेकिन इस वाले पार्ट में जो ये इन्वॉल्व है इसका हमें रेंज पता है ना, इसका हमें लोअर लिमिट पता है। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है प्रिजा, समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मैंने कहां से लिया, क्योंकि मुझे इस वाले फंक्शन में एक्स वाला फंक्शन ये दिखा जिसका हमें पता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज लिख लिया यहां पे, लेकिन एक्चुअली में हमें एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। तो हमें ये चीज को यहां पे जनरेट करना है। ठीक है, तो कैसे जनरेट करेंगे, तो पहले तो हमने एक्स स्क्वायर वाला पार्ट लिखा, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के बाद मैं क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर लिखूंगा, है ना। तो 2x स्क्वायर में कैसे जनरेट करेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये वाला पार्ट भी जनरेट हो गया, लेकिन अभी भी हमारा y जनरेट नहीं हुआ है, तो y किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है। तो दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो देखो -3 कर दिया, है ना। और देखो अब ये क्या बन चुका है, ये वाला पार्ट y बन चुका है। तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो रेंज क्या लिखोगे, -3 टू इंफिनिटी। क्लियर है प्रिजा, समझ में आया, यही डाउट था, बाकी सबको क्लियर है ना। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको फंक्शन में यह देखना है कि इसमें से किस फंक्शन का मुझे लोअर लिमिट या अपर लिमिट या इस टाइप का कुछ चीजें पता है ना। तो अगर कुछ चीजें पता होती है तो हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपना रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप खुद से मुझे बाकी सारे क्वेश्चन में रेंज निकाल के बताओ। थर्ड में लिख रहा हूं y इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 3, बताओ क्या होगा, y इक्वल टू 5/3 mod x प्लस 2, बताओ क्या होगा।
सबका डोमेन रेंज कैलकुलेट करते जाओ। y इक्वल टू √x प्लस 8 है ना। ये सब मैं आपको वही फंक्शन दे रहा हूं जिसका आपको डोमेन अपर लिमिट या लोअर लिमिट ऐसा कुछ पता है, और जो हमें जिसका बाउंड हमें पता है, अपर बाउंड या लोअर बाउंड या दोनों। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे करेंगे उस चीज को एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे। थर्ड का बताओ क्या होगा, डोमेन और रेंज। डोमेन पहले बताओ, हर एक फंक्शन का पहले आपको डोमेन निकालना है। ठीक है, हर एक फंक्शन का पहले आपको डोमेन निकालना है, उसके बाद रेंज बताएंगे। तो इसका डोमेन तो हमें दिख रहा है आर है। ठीक है, क्योंकि आपका डोमेन का भी प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले थर्ड वाले में देखो डोमेन क्या हो जाएगा आर, और रेंज दिख रहा है सबको -3 टू इंफिनिटी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग सॉल्व करके आंसर निकाल पा रहे हैं। किसी को डाउट हो तो बताना मुझे कि ये क्वेश्चन का रेंज कैसे निकला है। ठीक है, मैं बस आपको लिख के बता रहा हूं, आप ट्राई करके मुझे बताओ कि ये चीज सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। आप बताओ। थर्ड सबका सही है, क्लियर है, सही है। फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ। ठीक है, तो थर्ड का डोमेन आर है और रेंज -3 टू इंफिनिटी है। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का क्या लिखोगे। डोमेन तो दिख रहा है भाई, डोमेन में किसी को डाउट है क्या? डोमेन में किसी को प्रॉब्लम है क्या कि डोमेन समझ में नहीं आ रहा है? डोमेन समझ में आना चाहिए, है ना। इतना क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, बताओ। डोमेन तो आर है, रेंज क्या लिखेंगे? 2 टू इंफिनिटी। दिग्बलय सही है, 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? सबको कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? फिफ्थ का बताओ जल्दी से, फिफ्थ का बताओ। ठीक है, जो लोग टाइप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर मैच कराते रहो। अब बताना कि किसी में कोई डाउट हो तो बताना कि इसमें समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बताओ इसमें फिफ्थ का बताओ क्या होगा। फिफ्थ का क्या लिखोगे? फिफ्थ का क्या होगा? फिफ्थ का क्या लिखोगे? फिफ्थ में डोमेन क्या होगा? आर। देखो मैं लिख रहा हूं डोमेन तो आर, और रेंज कितना लिखूंगा मैं? 8 टू इंफिनिटी। ठीक है, सही है। दिग्वलय सही है, सुब्रजीत सही है, शाहनूर सही है। सिक्स्थ का बताओ। सिक्स्थ समझ में आना चाहिए आपको। सिक्स्थ का देखो डोमेन तो आपको आर दिख रहा है ना, तो डोमेन वाला पार्ट तो आप रहने दो। हर एक क्वेश्चन में सबका डोमेन आर ही आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहां पे आपको सारे क्वेश्चन में डोमेन आर है, तो डोमेन वाले पार्ट पे डिस्कशन नहीं है। डोमेन में किसी को डाउट हो तो बता देना कि डोमेन समझ में नहीं आया, है ना। बाकी हम लोग को डिटेल इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ रेंज के बारे में। सिक्स्थ का कोई रेंज बताओ मुझे, क्या होगा सिक्स्थ का रेंज? क्या लिखोगे आप? सिक्स्थ का रेंज कैसे लिखोगे? सिक्स्थ का रेंज क्या होगा? साइन एक्स के बारे में हमें यह पता है, दिग्बले ने आंसर किया सिक्स्थ का। देखो डोमेन तो आ रहा है, डोमेन छोड़ दो, डोमेन मत लिखा करो अब। आंसर -1 2 3। देखो बाकी किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी को डाउट है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताओ सिक्स्थ में किसी को कोई डाउट है? अगर सिक्स्थ हो जाएगा तो बाकी आगे सारा आप कर पाओगे। सिक्स्थ में किसी को डाउट? सिक्स सबका हो गया। -1 2 3 आ रहा है, हाँ
डोमेन मत लिखो, बस रेंज निकाल के बताते जाओ। अब बोलो, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सेवेंथ का बताओ जल्दी से, सेवेंथ का बताओ फिर, अगर इतना तक समझ में आ गया तो। बोलो, बाकी सबका आंसर लिखते जाओ। सिक्स्थ में क्या हो गया? अच्छा सिक्स्थ में सुब्रजीत, देखो सिक्स्थ में, देखो सिक्स्थ में डाउट है। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है हमारे पास? देखो 2 sin x प्लस 1 है, ठीक है, क्या है? 2 sin x प्लस 1 है। देखो 2 sin x प्लस 1 है, तो sin x के बारे में हमें क्या पता है? sin x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। sin x किसके बीच में लाई करता है? बाकी लोग आगे कंप्लीट करते रहो, सबका आंसर मैं फिर बाद में बताता जाऊंगा, ठीक है। sin x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 1 से -1 के बीच में लाई करती है। हमें क्या चाहिए? 2 sin x, तो क्या करना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 sin x प्लस 1। तो यहां पे 1 जानने के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना होगा? प्लस 1 ऐड करना होगा। तो देखो 2 sin x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1, और ये क्या बन गया? y लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यही लिखा हुआ है। सुब्रजीत क्लियर हो गया? सुब्रजीत क्लियर हो गया? समझ में आया कैसे किया? सेवेंथ में किसी का क्या आंसर आया? सेवेंथ का आंसर आया -620। -620 सही है, -620 सही है, क्लोज्ड ब्रैकेट में, ठीक है। एट्थ का क्या आया है? एट्थ का 125। एट्थ का क्या है? 125 -2, ठीक है, 125। एट्थ का क्या आंसर है? 125। नाइन्थ का क्या आ रहा है? -∞ टू नाइन्थ दिग्बलय, सही है, ठीक है। टेंथ नाइन्थ में देखो क्या लिखेंगे? -∞ टू 5, सही है, वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। दिग्बलय देखो ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज्ड ब्रैकेट होगा? टेंथ में 2 टू इन्फिनिटी। शाहनूर सही करो टेंथ का, शाहनूर सही करो टेंथ का, गलत कर रहे हो। -∞ टू 2, -∞ टू, बताओ यहां से यहां तक किसी को बात है? यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां से यहां तक में? 1 टू 10 तक में कोई बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 3 - 2 cos x, है ना। तो 3 - 2 cos x, देखो मैं यहां पे नीचे में सॉल्व कर रहा हूं। 3 - 2 cos x हमें जनरेट करना है, ठीक है, तभी हम इसको y लिख पाएंगे। तो इस वाले पार्ट में मुझे किसकी वैल्यू पता है? cos x की वैल्यू पता है। तो पहले तो आप cos x का इंटरवल लिख लो, ठीक है। लेकिन हमें 2 cos x चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो,
2 cos x भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, माइनस भी चाहिए इसके साथ, तो हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी इंटरचेंज होगा, है ना, इनइक्वालिटी इंटरचेंज होगा। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर है ना, दोनों तरफ सेम नंबर है, तो इनइक्वालिटी में आपको कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पे क्योंकि चेंज हुआ है, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास 2 और -2 ही है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बन जाएगा, और फिर से ये दोनों आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेगा, है ना। तो यही चीज हो गया। और इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड कर दिया, 3 - 2 sin cos x < 5। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 to 5। क्लियर है, सौमिक समझ में आ गया, 8th समझ में आ गया। अप टू 10th तक में किसी को कोई डाउट है, दिग्बलय, हाँ सही है, 10th का सही है। सौमिक समझ में आ गया, चलो 10th तक करो, बाकी सब में वही है, ठीक है। 9th वाले में देखो, 9th को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पे e⁻x का टर्म है, तो e⁻x की वैल्यू क्या होती है, >0 होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2e⁻x चाहिए, तो 2e⁻x >0 ही होगा। लेकिन हमें माइनस भी चाहिए, तो इसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। याद होगा आपको, है ना, फाउंडेशन में हमने किया था इनइक्वालिटी में कि अगर आप इनइक्वालिटी के साइन, इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो गया, और दोनों तरफ 5 ऐड कर दो, तो ये 5 ऐड कर दिया, तो यही हमारा क्या बन गया, y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, <5, है ना। तो ये वाला आंसर <5 है। 10th में देखो, 10th में क्या है, x² है, x² क्या होता है, >0, तो 3x² भी क्या होगा, >0। लेकिन यहां पे हमें -3x² है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, <0, ठीक है। और 2 ऐड कर देना है, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, y <2। तो देखो यही लिखा हुआ है रेंज, ठीक है। 11th का बताओ क्या होगा, 11th का बताओ क्या होगा, इलेवेंथ का बताओ क्या होगा। इलेवेंथ का नहीं आ रहा किसी का, 11th देखो, 11th देखो क्या करेंगे, 11th किसी का नहीं आया क्या। अब देखो हम इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना सीखेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, साइन x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें साइन x की वैल्यू तो पता है, साइन x की वैल्यू क्या होती है, 1 से -1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब साइन x का अगर 1 से -1 के बीच में लाई करता है, अब आप कोई भी एक वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो, ठीक है। और अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, अगर आप साइन का स्क्वायर कर देते हो तो आपका जो इंटरवल है वो कहां से कहां जाएगा बताओ। तो हमें ये तो पता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू <1 है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, कभी भी कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू तो अगर 1 से कम है तो साइन स्क्वायर एक्स भी तो 1 से कम ही होगा, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका लोअर लिमिट -1 तक भी है, तो हमें इसका अपर लिमिट तो पता चल गया कि ये 1 होने वाला है ना। लोअर लिमिट कितना होगा, अब देखो क्योंकि ये क्या बन चुका है, साइन एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये क्या बन चुका है, एक फंक्शन का स्क्वायर बन चुका है ना। अंदर में कोई फंक्शन है और उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो अंदर में कोई भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर करोगे तो वो टर्म ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। x² > 0 हमने किया था, है कि नहीं।
अगर कोई हमसे ये पूछता कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आप किसी नंबर का, ये चीज आप ध्यान रखो कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, यहां पे कहीं पे नोट बना के आप लिख लो, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और एफ एक्स स्क्वायर इज, लिख लो, एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। 0 होगा या नहीं होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, वो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर साइन एक्स कहीं पे 0 हो रहा है तो साइन स्क्वायर भी वहां पे 0 हो रहा होगा, है कि नहीं। तो देखो साइन एक्स कहां पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, तो आप यहां पे ये चीज बता सकते हो कि साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। ये सबको समझ में आया क्या, कि अगर साइन एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर एक्स आपका कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और अगर आप यहां तक कर चुके हो, अगर आप यहां तक कर चुके हो तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब्दुल बशीर फिर से चेक करो, -1 कहां से आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो कभी नेगेटिव हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे देखो मैंने साइन स्क्वायर का इंटरवल निकाल लिया और बाउंड निकाल लिया, ये कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अब आप इसको कैलकुलेट कर ही सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां लाई करेगा, 0 टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और इसमें 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 3 to 5। क्लियर है सबको, डोमेन तो आ रही है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज इसका 3 to 5 है। किसी को कोई डाउट है ना। 12th का क्या होगा, डोमेन तो आर, और दिख रहा है कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो 0 to इन्फिनिटी आप कर सकते हो, है ना। तो आपको अब ये थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि नहीं, कि हम डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमने सब कुछ कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना आइडिया लग गया हो कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता है जिसके साथ डोमेन, इसके साथ कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसका हमें रेंज पता हो, है ना, तो उसको हम यूज करके बाकी उस कंप्लीट फंक्शन का रेंज के वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हमने कंप्लीटली नहीं सीखा है, ठीक है। दूसरा आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अगर किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपको दे दिया, है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो आपको डोमेन रेंज वगैरह सब पता ही होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज हमें सब कुछ पता होता है। y इक्वल टू किस टाइप का होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका डोमेन कितना होता है, डोमेन तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, डोमेन r होता है ना। और रेंज जो होता है, रेंज वो डिपेंड करेगा आपका कि किस वाले पार्ट में लाई कर रहा है ना। तो रेंज आपका दो तरीके से डिफाइन हो सकता है ना। रेंज दो तरीके से कैसे डिफाइन होगा, डिपेंड करेगा कि आपका ग्राफ अपवर्ड हो रहा है या फिर डाउनवर्ड हो रहा है, इस तरीके से, है ना। अगर अपवर्ड होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। ग्राफ का ये शेप होता है ना। तो रेंज हमेशा कहां से लाई करता है, लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ इस वाले केस में, और इस वाले केस में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ, है ना। तो ये डोमेन रेंज होता है। और इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आपको पता है -b/2a, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है -d/4a। तो रेंज हमारा किस पे डिपेंड करेगा, रेंज हमारा y कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका अगर आप रेंज लिखोगे तो रेंज किस पे डिपेंड करेगा, रेंज अगर आपका ये टाइप का ग्राफ होगा तो आपका रेंज क्या होगा, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, है ना। और ये वाला ग्राफ कब बनेगा आपका, जब आपका a पॉजिटिव होगा, है ना। तो जब आपका a पॉजिटिव होगा तो आप ऐसा इसका डोमेन लिखो, सॉरी रेंज लिखोगे। और अगर आपका a लेस देन 0 होता है तो आप रेंज कैसे लिखोगे, इस वाले में ऊपर से नीचे की तरफ करना पड़ेगा।
तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4 है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक क्या है ना? बाकी सब सही, सबका सही है। 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप इस तरीके से रेंज कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? ये सब चीजें थोड़ा सा इजी होता है, तो उसमें कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप रेंज वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड होता है, एक और मेथड हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उस वाले मेथड में क्या होता है कि अगर आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाए, जैसे इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको मेथड का नाम लिख लो, कन्वर्टिंग क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y, है ना? तो इसका मतलब क्या है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हमें ये दे दिया y इक्वल टू रूट ओवर समथिंग, मान लो x स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कुछ भी ले लो, मान लो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना? ऐसा कुछ फंक्शन है, मान लो ऐसा कुछ फंक्शन मैंने लिया, ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें रेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आप डायरेक्टली ये नहीं बोल पाओगे, है ना? यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि इस टाइप के फंक्शन में अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का होता है ना, सिर्फ जो अभी तक हमने पॉजिटिव क्वांटिटी वाला डेफिनेशन देखा था वो सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। यहां पे देखो x का एक ही टर्म है, तो अगर ऐसा टर्म होगा तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, है ना? लेकिन देखो यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो ये मेथड यहां पे काम नहीं होगा। क्लियर है? तो वो मेथड कहां पे यूज करना है आपको समझ में आ रहा है? जो अभी तक हमने ऊपर में जितने मेथड किए हैं वो मेथड कहां पे यूज करना है? जब सिर्फ वही टर्म हो और कोई टर्म नहीं हो। ठीक है, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को सबको आप देखो फिर से, सब में देखो सिर्फ साइन एक्स का टर्म है और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ रूट एक्स का टर्म है और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मॉड एक्स है, सिर्फ e टू द पावर x है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और कोई फंक्शन हमने लिया ही नहीं था। तो अगर इस टाइप से कोई सिंगल टर्म आता है तब आप डायरेक्टली उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर और यहां पे देखो x यहां भी है और x यहां भी है, तो हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना? तो वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप पहले क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। पहले आप रूट हटा दो। ठीक है, रूट से हमें प्रॉब्लम है तो रूट को मैं हटा दे रहा हूं, तो रूट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। ठीक है, और देखो वाई स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को आप एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक समझ सकते हो कि नहीं, है ना? यानी आप यहां से x का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं? x का सॉल्यूशन क्या हम निकाल पाएंगे? यहां पे क्या हम x का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? x का सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे कैसे? तो देखो x की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, 4, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। ठीक है, अब देखो यहां से 4 भी कैंसिल हो जाएगा आपको, तो x को थोड़ा सा अगर नाइस फॉर्म में लिखो तो ऐसा कुछ आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या है, हमारे पास एक्चुअली में जो इनिशियल फंक्शन दिया हुआ था, इनिशियल फंक्शन हमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था, है कि नहीं? लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करके क्या किया, x को y के टर्म्स में लिख दिया, है ना? हमने कंप्लीटली फंक्शन को इंटरचेंज कर दिया, है ना? यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में y था और राइट हैंड साइड में सिर्फ x वाला पार्ट था। यहां पे हमने जो कुछ किया, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में देखो सिर्फ y है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको आप सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे आप डोमेन को सॉल्व करते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन दे देता
एफ एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज को पॉजिटिव करके जो एक्स का लिमिट आता है उसका हम आंसर बताते हैं, है कि नहीं। यहां भी हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे लिमिट किसके टर्म्स में बताना है, वाई के टर्म्स में बताना है, क्योंकि हमें यह पता है कि रेंज क्या होता है, वाई का इंटरवल होता है। तो देखो यहां पे रूट के अंदर की चीज क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं। वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आपको ये चीज पता है कि क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है ना। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, यानी y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू क्या आ गया, r आ गया, यानी यही हमारा क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। रेंज क्या होता है, y का इंटरवल होता है ना। तो y का इंटरवल तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है ना। इस मेथड में प्रॉब्लम ये होता है, ये भी एक मेथड होता है सॉल्व करने का, लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम ये होता है, उस चीज पे ध्यान दो कि हमारे पास एक्चुअली में क्वेश्चन ये था, ठीक है। हमें इस वाले फंक्शन का उसने रेंज निकालने के लिए बोला था, जबकि हमने इसको कन्वर्ट करके इस वाले पार्ट में लेके आए और यहां से कैलकुलेट किया, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे नोट करके लिख लो, ये चीज आपको नोट भी करवाया होगा कि अगर हम किसी फंक्शन में स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। याद है, लिखवाया था सबको, याद है सबको, है ना। रूट्स आर इंक्रीज्ड, है ना, रूट्स आर इंक्रीज्ड इफ इक्वेशन इज स्क्वायर्ड, ठीक है। अगर आप खुद से स्क्वायर करोगे तो रूट्स उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और रूट्स क्या करता है, रूट्स डिक्रीज कर जाता है, रूट्स आर डिक्रीज्ड, है ना, रूट्स आर डिक्रीज्ड इफ इक्वेशन इज, इफ स्क्वायर रूट इज टेकन, है ना, इफ स्क्वायर रूट इज टेकन। अगर आप किसी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ले लोगे तो जितना उसका ओरिजिनल इक्वेशन होना चाहिए उससे आपका रूट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। यानी जो आप आंसर निकालने का ट्राई करोगे वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। क्योंकि हमने, अब देखो यहां पे यही चीज है कि हमारे पास ये फंक्शन था और हमने देखो सेकेंड स्टेप में ही स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब जो हमारा जो फंक्शन होगा उसका रूट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये जो y हमें मिला है ना, यहां पे जो आपको ये y मिला है, ये y आपका करेक्ट आंसर है या नहीं ये हमें नहीं पता, है ना। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि हमने स्क्वायर किया तो हो सकता है हमारा यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो उसमें ज्यादा सॉल्यूशन इंक्लूड हो गया हो, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक कहां से करेंगे, क्रॉस चेक हम अपने ओरिजिनल फंक्शन से करेंगे। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये वाला था, है ना। और यहां पे देखो ओरिजिनल फंक्शन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू रूट एक्स ऑफ समथिंग है ना, y इक्वल टू रूट एक्स ऑफ समथिंग है। अंदर में क्या है वो हमें उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी होती है, ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट तो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कुछ भी वैल्यू हो सकता है आगे तक, ठीक है ना। आगे हम कहां तक निकालेंगे वो नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज, एक कंडीशन ये चीज पता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हमें ये पता है, ठीक है। ये कंडीशन हमने स्क्वायर करके निकाला था, तो ये कंडीशन हमने स्क्वायर करके निकाला और ये कंडीशन हमने ओरिजिनल फंक्शन को निकाल के देखा। तो हमें इन दोनों फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है कि जब भी आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिया रहे जिसमें आप एक फंक्शन को x के टर्म्स में फंक्शन दिया हो, उसको आप कन्वर्ट कर दो कंप्लीटली y के टर्म में, ठीक है। और वहां से y पे कंडीशन निकालने का ट्राई करो, ठीक है। वहां पे आप y से कंडीशन निकालने का ट्राई करो, ठीक है। और ये चीज सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होता है ना। यहां पे क्वाड्रेटिक को कट करके आप एक्सप्रेशन लिख दो, है ना।
कन्वर्टेड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्वाड्रेटिक के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है, और बाकी सारे पार्ट्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। जैसे देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो कि हमारे पास फंक्शन ये है y इक्वल टू 1/x है, ठीक है। तो यहां पे इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन तो आपको पता है r-0 होता है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का अगर हमें रेंज निकालना है तो रेंज हमें y पे कंडीशन बताना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि x का कोई बाउंड हमारे पास नहीं है, तो जो मेथड अभी तक आपने सीखा है उस मेथड से आप यहां पे क्या करोगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है आपको क्या, कि जो मेथड हमने अभी तक पढ़ा था उस वाले पार्ट में जब हम x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लिमिट रेंज निकाल पाते थे, वैसा कुछ आप यहां पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि x का जो डिनोमिनेटर है इसका रेंज क्या होता है और इसका डोमेन क्या होता है, r होता है, रियल नंबर में पूरा होता है ना, और रेंज भी इसका r होता है, तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कंप्लीट फंक्शन का है ना, ये जो हमारा fx दिया हुआ था, इस फंक्शन का अगर डोमेन पूछता है तो डोमेन तो हम ये निकाल पाएंगे। रेंज अगर निकालना हो तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, fx को y एज्यूम कर लिया और 1/x कर लिया, ठीक है। अब हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे कि x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे और वहां से फिर हम y पे कंडीशन निकालने का ट्राई करेंगे, है ना। तो यहां पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे, 1/y, ठीक है। तो देखो हमारा ओरिजिनल फंक्शन ये था, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये कन्वर्टेड वाला है ना, ये हमने इसको कन्वर्ट करके यहां से इसमें निकाला है। तो अगर आपका ऐसा कुछ फंक्शन होता, आप सोचो, अब आपको सोचना ये है कि हमारा कुछ ऐसा एक फंक्शन है y का, तो आप यहां से y पे क्या कंडीशन बता पाते हैं, यहां से आप y पे क्या कंडीशन बता पाते, तो y पे हम क्या कंडीशन बताएंगे, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा y पे कंडीशन हो गया, और इसी चीज को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, y बिलोंग टू r-0, है ना। तो y आपका ये हो सकता है इस वाले केस में। अब हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, और हमने यहां पे इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया। तो फिर से वही चीज, क्योंकि हमने फंक्शन को इंटरचेंज किया है ना, तो हो सकता है कि उस वाले पॉइंट पे हम जो आंसर निकाल रहे हो उस वाले पॉइंट पे वो आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप करोगे तो अगर किसी में रेंज में है ना y की वैल्यू में अगर आपको यहां से कंडीशन में अगर डायरेक्टली आपको ऐसा कुछ पॉइंट निकल के आता है जो आपको एक्सक्लूड करना पड़ रहा हो, ठीक है। यहां पे देखो हमें किसको हटाना पड़ रहा है, 0 को हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट को हटाने की जरूरत पड़े, है ना, इस वाले यहां से सॉल्यूशन में, तो आप 0 को एक बार ओरिजिनल फंक्शन में जो पॉइंट हट रहा है उस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में रख के देखो कि क्या उस पॉइंट के लिए हमें कोई x मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर y ये बोल रहा है कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू 0 है, ठीक है। y की वैल्यू अगर यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y अगर 0 होना है तो x की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या हमें x की कोई फाइनाइट वैल्यू मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए x को क्या होना पड़ेगा, इंफिनिटी होना पड़ेगा, और x इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से जो हमारा आंसर आया था ये एक्चुअली में करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो रेंज हम क्या बोलेंगे, रेंज भी क्या होगा, r-0 ही होगा, ठीक है। और एक चीज आप और समझ सकते हो, क्योंकि हमने यहां पे रूट ना ही स्क्वायर किया है ना ही रूट किया है, ठीक है। तो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का रूट था वही इस वाले फंक्शन का भी रूट होगा, है ना। तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते थे कि यही आपका क्या होगा, यही आपका रेंज होगा। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया, 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है कि कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, किसी को कोई डाउट है बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या बताओ, किसी पार्ट में किसी को डाउट, यहां तक जो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कशन किया इस दोनों क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट है
है ना। ये भी एक दूसरा मेथड है, कहां कहां पे यूज होगा आप धीरे धीरे करते करते चीजों को समझने लगोगे, ठीक है। तो उसके लिए नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आ रहा है, कहां पे अप्लाई करना है, जहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2-4 बार आप ट्राई करोगे तो आपको चीजें ऑलरेडी क्लियर होगा कि हम कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये चीज देखो कि यहां तक में किसी को कोई डाउट है या नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं, आप मुझे उसका रेंज और डोमेन निकाल के बताना, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, हम एक बार उस चीज को सीखने का ट्राई करते हैं। जैसे देखो एक और फंक्शन लिख रहा हूं, y इक्वल टू 1/x-1, बताओ इसका रेंज बताओ, इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, एग्जांपल 3, 2 क्वेश्चन हम इस वाले पार्ट में कर चुके हैं। इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या होगा इसका। नहीं, डोमेन तो हमें ऑलरेडी निकाल ही सकते हैं ना सुब्रजीत। देखो डोमेन के लिए क्या प्रॉब्लम है, डोमेन में तो आपको ऑलरेडी दिया ही होगा। तो ये फंक्शन दिया हुआ तो हमें इस फंक्शन को देख के डोमेन नहीं निकाल सकते। तो डोमेन तो हम बस इस वाले पार्ट को देख के निकाल रहे हैं, ठीक है। रेंज निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टली हमें रेंज विदाउट ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इंटरचेंज करना पड़ता है। तो सिर्फ अगर आपको रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए आपको एक्स और वाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे में, ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। डोमेन के लिए अलग से, रेंज के लिए अलग से नहीं करना है, सिर्फ रेंज वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डोमेन तो आपको निकालना आता ही है ना। जैसे इस वाले फंक्शन का अगर मुझे डोमेन निकालना होगा तो डोमेन क्या लिखूंगा मैं, r-1। सबको समझ में आ रहा है क्या। थर्ड वाले का डोमेन क्या होगा, r-1। और अगर हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन सबको क्लियर है। अगर मुझे रेंज निकालना हो तो फिर से हम क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालने का ट्राई करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल x-1 इक्वल टू 1/y, और 1 को उस तरफ लेके गए, x इक्वल टू 1 प्लस 1/y, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू वाई प्लस 1/y। अब देखो यहां पे मैंने अभी तक कुछ भी ना ही स्क्वायर किया ना ही स्क्वायर रूट किया, तो जो आपका आंसर आने वाला है वही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब बताओ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन होता, ऐसा कुछ फंक्शन होता, तो आप क्या इसमें बता पाते y पे कैसा कंडीशन होगा कि आपका x डिफाइन होगा, है ना। तो यहां पे आप क्या बता पाते, y, ये देखो पॉलिनोमियल फॉर्मेट का y में पॉलिनोमियल है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो रेंज हम यहां से डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, है ना, यहां से y क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो रेंज आप क्या लिख पाओगे, r-0। सबको क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ सबको क्या। रेंज को मैं लिख रहा हूं r-0। इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है, बताओ। एक्स वाले, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है। हाँ दिग्बल है, सही है। सुब्रजीत डोमेन सही है, ठीक है। फोर्थ का करो, फोर्थ का बताओ डोमेन रेंज क्या होगा। फोर्थ का डोमेन रेंज क्या होगा बताओ। फोर्थ का डोमेन रेंज बताओ। फोर्थ में क्या करेंगे, डोमेन क्या होगा, डोमेन में कोई डाउट है किसी को क्या, डोमेन बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। रेंज के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, डोमेन बताओ, डोमेन में किसी को कोई डाउट है। डोमेन क्या होगा इसका,
रेंज में देखो, थर्ड वाले में सौमिक, थर्ड में रेंज में क्या करेंगे, थर्ड में रेंज में देखो हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। तो अगर आपको कोई इस वाले फंक्शन का कोई बोलता है कि y डिफाइन करो, कहां से कहां डिफाइन होगा, तो आप क्या डिफाइन करते हैं कि देखो पॉलिनोमियल फॉर्मेट का है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बस मैंने y नॉट इक्वल टू 0 निकाल लिया, है ना। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि आपका एक फंक्शन है जो y का फंक्शन है, तो अगर आप उसका डोमेन निकालोगे तो क्या होगा, है ना, तो y नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस वाले फंक्शन के लिए यही हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन का डोमेन तो आपको दिख रहा है R है, क्लियर है ना। रेंज बताओ क्या करोगे, तो रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को नीचे लेके आया, एक्स स्क्वायर को मैंने ये लिखा, और यहां से x की वैल्यू मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 माइनस वाई बाई वाई। ठीक है, ये देखो x को मैंने y के टर्म्स में लिख दिया, है ना, x को मैंने क्या किया, y के टर्म्स में लिख दिया। अब x को अगर मैं y के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो अगर आप कोई हमें ऐसा कोई फंक्शन इनिशियली दे दिया होता, किसी ने हमें यही फंक्शन दिया होता, तो हम इसका डोमेन कैसे निकालते, है ना। तो यहां पे y का अगर आप डोमेन निकालोगे तो वही इस वाले फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, है ना। तो मैं इस फंक्शन का डिफाइन करने का ट्राई कर रहा हूं, तो देखो ये क्या होना चाहिए, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यहाँ पे y नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव कर ले रहा हूं, y माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो इसको मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं, और 1 0 हो सकता है, नेगेटिव चाहिए। तो यहां से देखो y की वैल्यू मेरे पास क्या बता रहा है, ये बता रहा है y की वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है ना। 0 आपका क्या बोल रहा है कि 0 मेरा ओपन है, और y हम 1 क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो इसने यहां पे दिग्बलय चेक करो फिर से, यहां पे देखो 1 माइनस वाई आ रहा था, तो उसको चेंज नहीं करोगे, तो देखो यहां से y पे इंटरवल हमारे पास क्या आ गया, y इंटरवल क्या बोल रहा है, 0 to 1 बोल रहा है। ठीक है, अब फिर से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने यहां पे स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लिया है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सही में ये हमारा रेंज है या नहीं है। ठीक है, ये रेंज होगा या नहीं होगा, तो कैसे हम चेक करेंगे, तो देखो चेक करने का तरीका ये है कि यहां से आप ये बता सकते हो कि देखो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपको याद होगा एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा ही हो जाएगी, है ना। और 1 से ज्यादा अगर ये हो गई तो उसको अगर आप रिवर्स करोगे, 1 बाई ज्यादा को अगर रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। 1 बाई एक्स को अगर रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मैंने दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अगर मैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। समझ में आया सबको क्या, यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा, इनइक्वालिटी में अगर आप इनवर्स करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है फिर से, है कि नहीं। तो ये मैंने चेंज कर दिया, और देखो यही वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा y का अपर लिमिट तो मिल गया था, और y का अपर लिमिट यहां से भी मेरा सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। अब देखो हमें ये चेक करना है कि ये चीज 0 होगा या नहीं होगा। आपको ये दिख रहा है कि y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो y की वैल्यू तो 0 से ज्यादा होगा ही, पॉजिटिव होगा ही। बस हमें ये चेक करना है कि y की वैल्यू क्या 0 पॉसिबल है या नहीं है ना। तो y की वैल्यू आपको दिख रही है कि 0 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 0 पॉसिबल होने के लिए नीचे की टर्म को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, रेंज है। ठीक है, तो रेंज हमारा इस केस में यही चीज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि डायरेक्टली इसमें रेंज का कोई फॉर्मूला नहीं है,
है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होता है, तो हम उस केस में वैसा कुछ यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक और मेथड यूज होता है जो हम लोग इसका प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है ना। AM क्या है? अर्थमेटिक मीन, है ना। AM क्या है? अर्थमेटिक मीन। अगर आपने 10th में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक पढ़ा होगा, है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये चीज होता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप लिख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ तो हम उसको उस टाइम पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो कभी कभी AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में सीक्वेंस एंड सीरीज में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो AM की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन GM होती है। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है A एंड B, तो A एंड B के बीच में अगर आपको AM निकालना होगा तो AM आप क्या लिखोगे? A प्लस B/2, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद कर लो कि अगर आपको दो नंबर दिया हुआ है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। और इसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है ये चीज लिख लो, जहां पे क्वेश्चन में जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे यूज करना है। तो ये वाला कंडीशन ट्रू होता है ऑलवेज, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। देखो AM की वैल्यू क्या है? A प्लस B, तो A प्लस B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट ओवर AB, ठीक है। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर AB, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है कि ये चीज ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट क्या होता है? ऑलवेज ट्रू होता है। आप इसको ध्यान रखना। अगर आपने पढ़ा है पहले तो सही है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे देखो। तो यहां पे देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है, रूट के अंदर में AB है, ठीक है। अगर मान लो कि ये नंबर जो है आपका कोई एक कांस्टेंट होता, ठीक है। अगर ये नंबर क्या होता? कांस्टेंट होता। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो A प्लस B की हम लोएस्ट वैल्यू बता सकते थे कि नहीं? यहां पे भी देखो हमें क्या पता चल गया? हमें यहां पे लोअर लिमिट पता चल गया, ठीक है। तो ये AM ग्रेटर देन GM हमें कब यूज करना है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, when to use AM ग्रेटर देन GM। कब आपको AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM यूज करना है? ये आपको तब यूज करना है जब आपको कहीं पे ये दिख जाए। क्या दिख जाए? कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी दो टर्म का प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट दिख जाए किसी तरीके से, तो आपको किसके बारे में सोचना है? AM ग्रेटर देन GM के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा है आपको क्या? अगर आपको कभी भी ये दिख जाए कि दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो AM ग्रेटर देन GM के बारे में सोचना है। वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाने का ट्राई करता हूं। क्वेश्चन के थ्रू आप समझो इसको कि क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। मान लो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ y फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी मैं ग्रेटर देन 0 लेके बस चल रहा हूं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसका मुझे रेंज बताओ, इस y का रेंज क्या होगा, ठीक है। तो y का रेंज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का? तो एक मेथड तो हमारे पास ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक का फॉर्म कर लो, ठीक ना। x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो और x का रूट्स निकालो, जैसे हमने ऑलरेडी पहले किया था, और वहां से स्क्वायर रूट वाले टर्म को आप सॉल्व करके आंसर निकालो, ठीक है। एक मेथड वो था हमारे पास, लेकिन उस मेथड में नहीं जा रहा हूं मैं दूसरे मेथड से इसको सोच रहा हूं। यहां पे देखो, अगर मैं इस वाले टर्म को एक नंबर एज्यूम करता हूं और इस वाले टर्म को एक नंबर में ले लेता हूं, ठीक है। ये दो टर्म मैंने कंसीडर किया, और देखो अगर मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना है? a प्लस b का ही रेंज फाइंड करना है, ठीक है। और देखो दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे
x इंटू 1/x करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। आया समझ में? दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहां पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे am ग्रेटर देन gm यूज कर सकते हैं। तो इस वाले नंबर को हम a मान लेंगे, इस वाले नंबर को हम b मान लेंगे। तो दोनों नंबर को अगर आप am ग्रेटर देन gm यूज करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर x इंटू 1/x। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड में 1 आ गया। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गई, 2, और यही वैल्यू किसके इक्वल है, y की इक्वल है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। और ये चीज y का रेंज हमारा क्या हो गया, 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? रेंज कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ गया? अगर आपको इसी में एक और क्वेश्चन इस टाइप का दे देता तो भी आप सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। y इक्वल टू अगर कोई मुझे ये बोल देता 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मान लो ये है, बताओ इसका रेंज बताओ क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ y, फाइंड द रेंज ऑफ y, y का रेंज बताओ क्या होगा इस वाले केस में, इसमें y का रेंज बताओ क्या होगा, कोई बताओ इस वाले केस में y का रेंज क्या होगा, y का रेंज बताओ, जल्दी बताओ। y का रेंज बताओ क्या होगा, 4 टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है सबको? इस टर्म को एक मान लेंगे, इस टर्म को सेकंड मान लेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो हम क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट ओवर में तो 2 आ जाएगा, है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे और कहां पे यूज करना है ना। ये चीज बस आप ध्यान रखना, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना है तो वहां से भी हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा पार्ट है, इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं, बस थोड़ा सा पार्ट इसको आप लिख लो, है ना। लेट fx and gx are two given function, ठीक है, टू गिवन फंक्शन। देन अलजेब्रा मतलब कि हम क्या क्या ऑपरेशन fx और gx में कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, दोनों फंक्शन को ऐड करना। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा हुआ है, f प्लस g ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, fx प्लस gx होता है। ठीक है, अगर f माइनस g लिखा रहा है ना, इस टाइप का सिंबल बुक में कहीं कहीं पे यूज होता है, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, fx माइनस gx होगा। ठीक है, थर्ड में अगर प्रोडक्ट में होगा तो वो डायरेक्टली f इंटू जी ऑफ x बोलेगा, है ना, तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, fx इंटू जी एक्स समझना है। और फोर्थ वाला पार्ट अगर वो डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो f बाई जी ऑफ x दिया हुआ है, तो हम किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, fx बाई जी एक्स के टर्म में पढ़ेंगे, है ना। यही चार ऑपरेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं, तो इसी चार ऑपरेशन के बारे में हम फंक्शन में भी देख रहे हैं। ठीक है, और जब भी आपको फंक्शन डिफाइन इस टाइप से ऐड करने के लिए बोले, ठीक है, जब भी आपको दो फंक्शन f और g दे दे और उसको बोले कि ऐड करके बताओ, तो जब भी आप ऐड करोगे तो साथ ही साथ आपको इसका डोमेन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ये दोनों फंक्शन कहां पे डिफाइन है, और इस टाइप का डोमेन आपको निकालना आता है। इसका अलग से डोमेन निकालो, इसका अलग से डोमेन निकालो, और दोनों का क्या करेंगे, कॉमन वाला पार्ट ले लेंगे, है ना। तो हमें कौन सा डोमेन बताना होता है, कॉमन डोमेन बताना होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे, इस वाले पार्ट में भी क्या होता है, कॉमन डोमेन होता है, इस वाले पार्ट में भी क्या होता है, कॉमन डोमेन होता है ना। इन सब में क्या निकालना होता है हमें, कॉमन डोमेन। इंटरसेक्शन वगैरह सब वाला पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है ना, इसमें भी क्या निकालना है, कॉमन डोमेन ही निकालना है। और इस वाले डिवीजन में भी हमें क्या निकालना है, कॉमन डोमेन ही निकालना है। लेकिन इस वाले पार्ट में आपको यह ध्यान रखना है
क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो डिनोमिनेटर बस क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है तो उसको आप कॉमन डोमेन में से भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है बस मैं वो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, देन फाइंड पहला वाला f प्लस जी, दूसरा f माइनस जी, तीसरा f इंटू जी और चौथा f बाई जी। ठीक है, हमसे ये चार चीज ऑपरेशन बोला है इसमें करने के लिए, दो फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, सेम उसी तरीके से करना है। तो अगर हमें f प्लस जी एक्स करना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को ऐड कर देंगे। तो एफ एक्स हमारा क्या है, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5, और दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8। ठीक है, लेकिन जब आप ये डिफाइन करके लिखोगे तो साइड में आपको डोमेन भी लिखना पड़ेगा, और इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग टू r, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। दूसरा, अगर आपको f माइनस जी डिफाइन करना हो तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, f माइनस ऑफ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2। ये भी सारे x के लिए डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये सब इजी पार्ट है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बुक में क्वेश्चन है, वहां पे आप करोगे तो आपको थोड़ा सा और ऐसा पता चलेगा। ये दिया हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 15, और ये भी किसके लिए डिफाइन है, फॉर और x बिलोंग टू r। और फोर्थ वाले पार्ट में एफ एक्स बाई जी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में बस हमें ध्यान देना है, यहां पे देखो 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 4x प्लस 5 है। ठीक है, ये देखो अब ये रैशनल फंक्शन बन चुका है, तो इसका जब आप डोमेन लिखोगे तो डोमेन क्या होगा, 4x बिलोंग टू r, लेकिन वो वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ किया हुआ है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपको, बस ये फोर्थ वाला पार्ट मुझे सही तरीके से आपको बताना था कि क्या करना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे करना है। ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां तक करने के बाद आप मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर 2, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर 2 आपको कंप्लीट करना है, आपका होमवर्क ये है। ठीक है, बाकी आप जितने शीट में क्वेश्चन, अभी जो क्लास में जो सब क्वेश्चन हो रहा है उन सारे क्वेश्चंस को भी आप एक बार रिवीजन डेली करते रहो। ठीक है, सेट्स वाले पार्ट का भी डेली नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट वीक में, 1 वीक में, 2 वीक में पुराने वाले पार्ट को भी एक बार पलट पलट के आप देखते जाओगे तो वो चीज आपका माइंड में रिकॉल होता जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है, डेली करने की जरूरत नहीं है। डेली हम लोग जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ेंगे, लेकिन बीच में कभी कभी टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट में पुराना वाला सब कुछ हम लोगों ने एक बार पलट के देख लिया कि क्या क्या किया था, है ना, तो वो सब पॉइंट आपको डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 to 2.3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी आप लोग उसको देख लेना, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन करो, अप टू 5 तक मैंने शायद करने के लिए दिया था आपको। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन और है, ज्यादा कुछ नहीं है। और प्रीवियस वाले में जो सब क्वेश्चन बाकी है, जो क्वेश्चन किसी में डाउट है वो सब कर लेना। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शीट में, अभी प्रैक्टिस शीट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग आगे इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका डोमेन रेंज और एनसीईआरटी लेवल तक जितना पार्ट है वो आपका कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ में कैसे कैसे फंक्शन आपका ट्रांसफॉर्म होता है, कुछ चेंज करने पे फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे काम होगा, और बाकी आप ये लोग क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।